नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश बारिश, बाढ़ और बर्बादी में। देश में भारी बारिश का दौर जारी है, लेकिन इस बारिश ने आम जनता के लिए राहत के बीच आफत भी बन गई है। देश के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ से आम जन बेहाल हैं। मैदान से लेकर पहाड़ तक जगह जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में नदियों नालों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। भारी बारिश के कारण पहाड़ों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो वहीं मैदानी राज्यों में बाढ़ के पानी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की हैं, दिल्ली की हैं, महाराष्ट्र की है, जहां पर बाढ़ ही बाढ़ नजर आ रही है, पानी ही पानी नजर आ रहा है। दिल्ली में तेज बारिश ने लोगों को परेशानी में डाल दिया, सड़कों पर पानी भर गया, जाम की स्थिति रही जहां 24 घंटे से बारिश हो रही है। नागपुर में ये तस्वीर आप देख सकते हैं, रेस्क्यू किया गया है, लोगों को बचाया गया है। महाराष्ट्र में तो वहीं मोदिनीपुर यानी कि पश्चिमी बंगाल, वहां भी आप देख सकते हैं, रेस्क्यू कर लोगों को पानी से निकाला जा रहा है। घरों दुकानों में पानी भर गया है, जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ा करती थी वहां पानी भरा हुआ है। तो वहीं जाजपुर ओडिशा की ये तस्वीर है, जिसमें लोगों को, ये 6 महीने के बच्चे को देखिए जहां सेना के जवानों ने बचाया। और ये तस्वीरें हैं बांसवाड़ा की राजस्थान, जालौर की राजस्थान और लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश की, जहां जहां भी आप नजर डालेंगे पानी ही पानी नजर आएगा। हर तरफ पानी ही पानी है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से बाढ़ से बेहाल हो गई है लोगों की जो जीवन है वो बाढ़ से बेहाल हो रखा है। लोगों की दिनचर्या पर काफी प्रभाव हुआ है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। यहां सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और ये दौरा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। हवाई दौरे के चलते उन्होंने जायजा लिया है कि कहां कहां कितना पानी है, कहां कहां लोग प्रभावित हुए हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितना पानी चारों तरफ दिखाई दे रहा है। गांवों में पानी भर गया है, जो लोगों की खेती है वो डूब गई है, बल्कि शहरों में भी पानी भरा हुआ है। आज अति बाढ़ग्रस्त 5 जिलों का हवाई सर्वे मैंने किया है। देवास में निमावर, हरदा में हंडिया और होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन, नर्मदा जी और सहायक नदियों का पानी समुद्र दिखाई दे रहा है। अभी भी कई गांव के गांव घिरे हुए हैं, घर पानी में डूबे हुए हैं। राहत की बात यह है कि पानी 1-1.5 फीट अभी कम हुआ है। और इस वक्त हम मध्य प्रदेश से वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव अनुराग पटेरिया जी, सबसे पहले मध्य प्रदेश के हालातों के बारे में जानना चाहेंगे कि इस वक्त वहां कैसे हालात हैं, कितने बाढ़ से लोग प्रभावित हैं, कौन कौन से वो इलाके हैं जो बाढ़ से ज्यादा ग्रसित हैं कि मुख्यमंत्री को हवाई दौरा करना पड़ा, हवाई दौरे के दौरान उनको देखना पड़ा कि कहां कहां पर ज्यादा मुसीबत लोगों को आ रही है। कौन कौन से वे इलाके हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के नर्मदा पट्टी के लगभग सारे जिले बाढ़ और जल प्लावन से ग्रसित हैं। जी। मध्य प्रदेश में नर्मदा जी अमरकंटक से निकलती हैं और जबलपुर होते हुए होशंगाबाद और आगे देवास से आगे बढ़ जाती हैं। तो जो खासतौर से प्रभावित इलाके हैं, कारण ये है कि जो उनकी सहायक नदियां हैं उनमें भी बाढ़ आ गई है भारी बरसात के कारण से। तो होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन, देवास ये सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं।
इनके अलावा आसपास के कई जिलों में भी बाढ़ का खतरा है, जैसे नरसिंहपुर में भी नर्मदा जी का काफी प्रकोप देखने को मिल रहा है। जी इसके कारण से अभी तक सरकार की तरफ से जो चाहे एयरफोर्स हो, चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, उसने लगभग 8,000 लोगों को रेस्क्यू किया है। जी 100 से ज्यादा लोगों को वायुसेना ने रेस्क्यू किया हुआ है। इन सबको लगभग 170 जो ट्रांजिट कैंप्स उनमें रखा गया है। मुख्यमंत्री ने आज 5 जिलों का दौरा किया। इसके अलावा कल भी उन्होंने एक दौरा किया था जो मौसम के खराब होने के कारण से अधूरा रह गया था। जी जी शिव अनुराग जी, जिस तरह से बाढ़ आई हुई है, किसानों को इसमें कितना नुकसान होता दिख रहा है, कितनी किसानों की फसलें यहाँ बर्बाद हो गई होंगी तकरीबन, और सरकार की तरफ से क्या कुछ राहत को दिया गया है, उनको राहत पैकेज दिया गया है, क्या कुछ ऐसा ऐलान किया गया है? देखिए, अभी तक राहत का कोई पैकेज ऐलान नहीं किया, लेकिन आज जो कमल पटेल हैं कृषि मंत्री, उनके साथ मैं था, तो उन्होंने एक जानकारी दी है कि 31 अगस्त तक का जो खेतों का बीमा करवाया जा रहा है। पहले वो पिछले महीने के 15-20 तारीख के आसपास था, अब तारीख बढ़ाई गई है। आज संडे को भी बैंक खोले गए हैं और उसके साथ ही जो उनका फसलों का बीमा करवाया जा रहा है, और इसके अलावा राजस्व की जो संहिता उसके तहत उनको मदद दी जाएगी। तो कुल मिला के लगता है कि सरकार की मंशा ठीक है। सरकार कोशिश कर रही है कि सबसे पहले बीमा के जरिए किसानों को लाभ पहुंचाया जाए। दूसरा, जो जहां तक नुकसान का सवाल है, वो सबसे ज्यादा जो क्षति हुई है वो सोयाबीन की फसल को है। मोजेक एक पीलिया रोग होता है, वो लग गया है, क्योंकि अच्छी बरसात के बाद में अगर धूप ना मिले तो सोयाबीन की फसल बर्बाद हो जाती है। और इसको लेके मुख्यमंत्री भी सतर्क हैं और कृषि मंत्री भी सतर्क हैं। इसका पीछे कारण के दोनों का जो बैकग्राउंड है वो कृषि का है, वो खुद किसान, मूलतः किसान है, इसलिए लगातार वो कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कुछ नतीजे जरूर मिलेंगे। जी जरूर शिव अनुराग जी, जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही सकारात्मक है मुख्यमंत्री इस चीज को लेकर और कोशिश भी लगातार कर रहे हैं, लेकिन देखिए अभी हाल ही में सत्ता का परिवर्तन हुआ है और इधर कोरोना ने पांव पसारे हुए हैं। मध्य प्रदेश भी काफी कोरोना से प्रभावित है। ऐसे में बाढ़ का आ जाना अब एक कहीं ना कहीं आम जनता पर दोहरी मार ये पड़ रही है कि वो अपने आप को बीमारी से बचाएं या बाढ़ से बचाएं या किसान अपनी फसलों को बचाए। इन सब के बीच में कैसे सरकार मैनेज कर पाएगी, कैसे सरकार इन सबको व्यवस्थित कर पाएगी, कैसे इन सब के लिए सरकार प्रबंधन कर पाएगी कि कैसे इन सबको एक समान रखा जाए। कोरोना से भी लड़ना है, बाढ़ से भी लड़ना है, फसलों को भी बचाना है, कैसे होगा ये? देखिए, हिंदुस्तानियों की जिंदगी में मल्टीटास्किंग बहुत बड़ी चीज है। मल्टीटास्किंग को अच्छी तरह जानते हैं। सरकार में तमाम अंग होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। अगर कोरोना का प्रकोप है तो उसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट है, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और अगर खेती किसानी पर संकट है तो उसके लिए रेवेन्यू काम कर रहा है, एनडीआरएफ काम कर रहा है, एसडीआरएफ काम कर रहा है, एयरफोर्स से आप मदद दे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। मुझे लगता है एक एबल लीडरशिप, एक सक्षम नेतृत्व चीजों से बचा सकता है। ये किसी भी प्रशासन की अग्नि परीक्षा होती है। हो सकता है कोई दूसरा संकट भी इसके साथ आ जाए, तो सारे संकटों से निपटने की योग्यता ही आपको बड़ा बनाती है। सामान्य स्थितियों में तो कोई भी काम कर सकता है, लेकिन असामान्य स्थितियों में जो काम करता है वो एक बड़ा पॉलिटिकल लीडर होता है। और मुझे लगता है नेतृत्व की कसौटी पर शिवराज सिंह चौहान है और उनकी सरकार है। वो कितने सफल होते हैं ये आज ही नहीं कह सकता हूँ। मुझे लगता है महीने 15 दिन के बाद आपको चीजें साफ समझ में आएंगी। बिल्कुल थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा शिव अनुराग जी। जैसा कि आप कह रहे हैं, हमारे साथ मौसम विज्ञानी भी जुड़ गए हैं, वीडी मिश्रा जी, जीडी मिश्रा जी, माफ कीजिएगा, मौसम विज्ञानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीडी मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल न्यूज इंडिया पर। नमस्कार मित्रों मेरे प्रदेश के सभी। और जैसा आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से खासकर पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूरी मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले में अच्छी मूसलाधार वर्षा, और मतलब ये मैं देख रहा हूँ कि इस सीजन में और बहुत सालों बाद है ऐसा एक लगातार 3-4 दिन में ऐसा हुआ है कि जैसे कल चौराई छिंदवाड़ा में 400 मिलीमीटर वर्षा हुई और नदी नाले पूरे उफान पर हैं। बहुत ज्यादा वर्षा मिली प्रदेश में। और आज की डेट में हम प्रदेश के सारे 52 जिले हम सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा में है। कोई भी जिला हमारा सामान्य से कम वर्षा में नहीं है और करीब 14% हम अधिक वर्षा हमारी आज तक की डेट पर प्रदेश में हो गई है। और आज के बाद थोड़ा सा राहत मिलेगी। अभी 2-4-6 दिन बहुत ज्यादा प्रदेश में वर्षा की, हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। और आज दिन में बहुत ज्यादा कोई आंकड़े जो प्रभावित हैं, भोपाल संभाग, होशंगाबाद संभाग, उज्जैन, यहाँ बहुत ज्यादा आंकड़े नहीं मिले, लेकिन उज्जैन इंदौर संभाग में आज रात को भी वर्षा मिलेगी। और कल से करीब लगातार 4-5 दिन बहुत ज्यादा कोई ऐसी वर्षा की संभावना फिलहाल प्रदेश में नहीं है।
जी बिल्कुल जीडी मिश्रा जी, जैसा कि आपने बताया कि अभी हालांकि 2-4-5-6 दिन बरसात के हालात नहीं है, लेकिन अलर्ट फिर भी जारी कर रखा है। शायद कहीं ना कहीं इस अलर्ट का हमें जो असर है वो देखने को मिल सकता है आगामी दिनों में। देखिए आज हमने दोपहर में जो नीमच, मंदसौर, आगर, ये जो जो जिले लिए हैं, खासकर जो राजस्थान से जुड़े जो सिस्टम था वो राजस्थान पश्चिम मध्य प्रदेश में है। और ये जो उज्जैन संभाग, इंदौर संभाग में भी रात को कुछ जगह वर्षा मिलेगी। और ये सिस्टम चूंकि तेजी से बाहर हो रहा है तो कल से राहत हो जाएगी। करीब 4-5 दिन बहुत ज्यादा कोई भारी वर्षा या कोई सिस्टम ऐसा नहीं दिख रहा। हल्की से मध्यम वर्षा जरूर होगी, लेकिन भारी वर्षा फिलहाल नहीं हुई। आज जो भी रात को होना है वो वर्षा हो जाएगी इन जिलों में जो कि राजस्थान से जुड़े हुए हैं, उज्जैन, इंदौर संभाग। जीडी मिश्रा जी, हम देख रहे हैं कि इस बार बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है, जैसा कि अभी आपने बताया कि 14% पहले से ज्यादा बारिश हुई है। राजस्थान में भी ये देखने को मिल रहा है कि जो मैदानी इलाके हैं, रेतीले इलाके, वहां भी काफी बरसात हुई है। आखिर इसका कारण क्या रहा इस बार? देखिए, पहले और आज में अगर आप देखें सिस्टम का जो तंत्र है, कई चाहे मानवीय कारण हो, भूल के कारण हो, चाहे पर्यावरण से छेड़छाड़ के कारण हो, तो पहले जो वर्षा की स्थिति लगातार होती थी, अभी क्या हो रहा है कि कहीं कम वर्षा, कहीं ज्यादा वर्षा, इस टाइप की स्थिति जरूर निर्मित हुई। जैसे इस साल आप देख लीजिए कि जून में अच्छी वर्षा हो गई, जुलाई में थोड़ा सा हम निराश हुए, किसान फसल नहीं बो पाए या जो बो पाए तो ठीक से नहीं बो पाए। और अगस्त में अच्छी वर्षा मिली, सितंबर में भी हमको जो करीब शुरू के 15-20 दिन है उसमें हमको वर्षा मिली। तो ये काफी सालों से ऐसा हो रहा है कि प्रकृति का संतुलन कुछ कहीं लग रहा है कि गड़बड़ा रहा है। इस कारण से ये कहीं कम वर्षा, कहीं ज्यादा वर्षा। इसलिए हम लोग भी सोची है, थोड़ा सा उतने हम जागरूक नहीं हैं वृक्षारोपण के लिए, जन संरक्षण के लिए और भूमिगत जल के लिए। हम लोग भी उसमें, शासन तो बहुत काम कर रहा है, देख रहा है बचाने, लेकिन हम खुद भी उसके लिए थोड़ा सा लोगों को परस्पर सहयोग करना चाहिए इन सब बातों में, जिससे आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए जल बच सके और सही वर्षा हो सके। बिल्कुल जीडी मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिव अनुराग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव अनुराग जी, हम लगातार देखते हैं, मतलब हर साल देखते हैं, पिछली साल भी हमने देखा कि बारिश हुई थी और भोपाल में पानी भर गया था। भोपाल की सड़कें जलमग्न हो गई थी, नगरपालिका के सामने पानी भरा हुआ था, थानों के बाहर पानी भरा हुआ था, जो पॉश इलाके थे वहां भी घुटनों तक पानी भरा हुआ था। खुद नगरपालिका के चेयरमैन जो थे वो कुर्सी डालकर सड़कों पर बैठ गए थे। तो हर साल ऐसा हो रहा है, आखिर इसको क्या माना जाए? क्या सरकार व्यवस्थित नहीं कर पा रही है, सीवरेज सिस्टम सही नहीं करवा पा रही है, या कहीं ना कहीं सरकार का या जो प्रशासन है उसका फेलियर है? ये देखिए, हर चीज को सरकार पर डालना ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हम ड्रेनेज सिस्टम पर ध्यान नहीं रखते हैं। जो नदी नाले थे उस पर हमने मकान बना लिए। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलती है, लेकिन वो कितनी कामयाब होती है? पॉलिटिकल हस्तक्षेप होते हैं, प्रशासनिक हस्तक्षेप होते हैं। आज जहां भोपाल है, जो पुराना भोपाल था वो काफी पुराना शहर है, लेकिन नया भोपाल है वो बर्रू काट भोपाली लोग कहते हैं कि जिनने जंगल काट के उसको बसाया है। तो यहाँ के नदियां खा गए हम, नाले खा गए। यहाँ पे मीठी नदी, उनको सीधी नदी बोलते थे, वो नाले में तब्दील हो गई है। बाणगंगा जो इलाका है प्रशासनिक क्षेत्र का, वहां पर एक नदी होती थी, अब वो नाले में तब्दील हो गए। तो हम नदियों को खा गए, नालों को खा गए, तालाबों को खा गए, बड़े तालाब को खा गए। और उसके जो कैचमेंट में हमने एक बड़ा अस्पताल बना दिया, कोविड हॉस्पिटल, चिरायु हॉस्पिटल। कल वहां पर 1.5-2-3 फीट पानी भरा हुआ था। तो जब हम प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे और बाद में गालियां सरकार को देंगे तो मुझे ठीक नहीं। तो हिंदुस्तानियों का चरित्र ये है। शिव अनुराग जी, जैसे कि आप बता रहे हैं नदियों को खा गए, कौन खा गया इनको? अगर वहां अस्पताल बनता है तो वो भी सरकार की स्वीकृति से बन रहा है। जब अस्पताल बन रहा था तो ये चीज देखनी थी ना कि ये तो पानी की निकासी के लिए रास्ता है, यहाँ नदी है, यहाँ से जब बाढ़ आएगी, पानी का विकराल रूप होगा तो वो यहीं से गुजरेगा। हम वहां हॉस्पिटल बनाए ही क्यों? देखिए, आपका कहना 100% वाजिब है। अस्पताल भी किन्हीं इंसानों ने बनाया है, किन्हीं इंसानों ने यानी सरकार ने उसको अनुमति दी है। मैं सरकार को बरी नहीं कर रहा हूं। मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूं कि जो सिस्टम में लोग हैं वो वही लोग हैं जो समाज है। हम ग्रीडी हो गए हैं, लालची हो गए हैं। हम प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के लिए ध्यान नहीं देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अदालतों में जाएंगे तो अदालतों में लंबी प्रक्रिया होती है। एक सज्जन उस अस्पताल को लेकर अदालत में गए थे, अदालत ने उनके तर्कों को नहीं सुना और उन्हीं के ऊपर एक पैसा फाइन लगा दिया। सबसे बड़ी बात है, साक्ष्य साबित करना बड़ा कठिन हो जाता है, चीजें बताना बहुत कठिन हो जाती हैं। लेकिन जो लोग जानते हैं, भोपाल का जो तालाब था राजा भोज ने बनवाया था, और जो मंडीदीप नाम का जो शहर हमारा इंडस्ट्रियल टाउन भोपाल के पास में है, वो एक टापू हुआ करता था, मंडीदीप। मंडी एक टापू था और वहां तक हमारा होता था। भोजपुर का जो मंदिर है वहां पर आज भी बड़े बड़े पत्थर आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, सरकार के साथ साथ समाज की भी उतना ही दायित्व है। लेकिन दिक्कत यह है, हम बड़ी बड़ी कोठियां बनाते हैं,
बड़े बड़े मकान बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं, हम उनके कैचमेंट एरिया को ध्यान नहीं देते, सरकार कार्रवाई करती है तो दबाव पैदा हो जाते हैं। मुझे लगता है सरकार के साथ साथ समाज को मैं इसलिए कह रहा हूँ, समाज जागृत होगा। अमेरिका में ऐसा क्यों नहीं होता है? यूरोपियन कंट्रीज में कई बार मैंने देखा है, अमेरिका में देखा है, वहां सरकारें उत्तरदायित्व निर्वहन करें ना करें, समाज दबाव पैदा कर देता है कि आपको वैसा करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, सुसुप्त जो समाज है वो एक बढ़िया राष्ट्र का, एक सुंदर राष्ट्र का, एक सुंदर शहर का निर्माण नहीं कर सकता है। नालियों पे आपने मकान बना लिया। सरकार ने कहा था, जिस पुराने शहर की आप बात कर रहे हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भोपाल के तत्कालीन मेयर आलोक शर्मा एक नाली के ऊपर बैठ गए थे। दिक्कत यह है कि जब नालियों पर और नालों के ऊपर आप मकान बना लेंगे तो सरकार क्या कर लेगी? सबसे बड़ी बात है, सरकार को मत्थे हर चीज छोड़ देना कम से कम मैं उचित नहीं मानता हूं। सबसे पहली बात है कि कैचमेंट एरिया में आप गए क्यों, बनाया क्यों? आपने बनाया था एन दबाव देके आपने उनकी अनुमतियां ले ली, अनुमतियां मिल गई। जब प्रकृति नाराज होती है तो आपका उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। चेन्नई का आप याद करिए 2-3 साल पहले शिव अनुराग जी, खामियाजा सिर्फ एक शख्स को नहीं भुगतना पड़ता है, जिसने अपनी कोठियां वहां बना ली हैं, उसको खामियाजा नहीं भुगतना पड़ रहा, खामियाजा और जनता को भुगतना पड़ रहा है। खामियाजा उन ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है जिनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो पानी में से होकर गुजरने को मजबूर हो रहे हैं। आपका कहना सही है। चेन्नई का उदाहरण मैं आपको दूं, चेन्नई तो समुद्र के किनारे है। 3 साल पहले क्योंकि आपने वहां का जो सीवेज सिस्टम है वो लॉक कर दिया, कोठियां बना ली, वहां का वाटर ड्रेनेज सिस्टम खराब कर दिया। चेन्नई जो समुद्र के किनारे वो पानी में डूब गया था। तो सरकार ने कहा था क्या? मैं सरकार बिल्कुल सही है, सरकार को डंडा चलाना चाहिए, सरकार को ठीक करना चाहिए, लेकिन समाज को ठीक हो जाए तो क्या दिक्कत है? दूसरी बात है, नदियों पे हमने बांध बना दिए, नर्मदा जी पर इतने बांध बना दिए कि उनके कारण से भी एक बड़ी दिक्कतें पैदा होती हैं। अगर मैं बांध की खिलाफत करूंगा तो आप विकास के खिलाफ मुझे कहना लोग चालू कर देंगे। देखिए हम नहीं कहेंगे सर, हम क्यों कहने लगेंगे? नहीं, पूरा समाज कहने लगेगा। दिक्कत ये है, नर्मदा जी की 39 नदियां हैं जो सहायक नदियों के तौर पर आती हैं, पश्चिमी पूर्वी किनारों से मिलती हैं। पूरे साल आप रेत खोदते हैं, आप यानी सरकार रेत खुदवाती है, जनता रेत खोदती है, पूरे साल जंगलों की कटाई होती है। एक जमाने में पचमढ़ी के जंगल बहुत सुंदर जंगल हुआ करते थे, पानी गिरता था और पहाड़ों पर पेड़ों की जड़ों के साथ जमीन में नीचे उतर जाता था। लेकिन स्थितियां हुई कि हमने जब रेत खोद दी, हमने जंगल काट दिए, तो वो पानी एकदम से पहाड़ों से नीचे उतरता है और जल प्लावन की स्थिति बन जाती है। हुजूर, सरकार के साथ साथ समाज के साथ सरकार, हम सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। हम जब तक अपने पर दृष्टि रखेंगे कि मेरा भला हो जाए, तब तक यही हालात होने वाले हैं। हर साल बैठ के शिव अनुराग पटोरिया जी, जहां विकास चाहिए होगा वहां उन जंगलों को तकरीबन, हालांकि पूरा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो जब वहां से जब विकास गुजरेगा तो उस पर प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। देखिए, विकास, मैंने दुनिया में कई मुल्क घूमे हैं, मैं उन जर्नलिस्टों में से हूं जो घुमंतु जर्नलिस्ट हैं। दुनिया में, हिंदुस्तान में बंद के नहीं रहता हूं। विकास, अगर एक पौधा काटा गया है तो 10 पौधे लगाने की व्यवस्था की जाती है। भोपाल से इंदौर के बीच एक हाईवे है जिसपे हजारों पेड़ काटे गए थे, उसकी जगह कौन से पेड़ लगा दिए? मौसमी पेड़ लगा दिए आपने उसमें जाके, उनकी जगह आपने बोगनवेलिया लगा दिए, उसमें आपने हरसिंगार लगा दिया। अरे भाई, सागौन, आम, इमली, बहुए के पेड़ आपने काट दिए और उसके जगह ये 10-5 साल जिंदा रहने वाले वृक्ष लगा दिए। सबसे बड़ी बात है, पर्यावरण को लेकर हमें जागृत होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा। तो और अगर कौन जिम्मेदार है सर? इतने बड़े बड़े मंत्रालय बनवा रखे हैं, पर्यावरण मंत्रालय है, क्या वो सजेस्ट नहीं कर सकता? जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने 10-5 साल वाले पेड़ लगा दिए, बबूल के पेड़ काट दिए, उन पेड़ों की जगह उनको लगाना चाहिए था। कौन इसके लिए सजेस्ट करेगा? बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं सरकार में, बड़े बड़े लोक प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो ये बताने के लिए बैठे हुए हैं। अब आम जनता आएगी, आम जनता तो वही पौधे लगाएगी जो उसके पास है, वो तो लगा देगी जो उसके पास है, लेकिन लोगों को सजेस्ट कौन करेगा, लोगों को जागरूक कौन करेगा, या सरकार को कौन बताएगा कि यहां पर इस तरह के पेड़ पौधे लगाइए? आपने जो काट दिए हैं कम से कम वो तो लगाइए। देखिए साहब, अकबर के जमाने में एबी रोड बना था और वो इतना बढ़िया था। उस समय राजा महाराजा बुंदेलखंड में, बुंदेला थे, चंदेला थे, इन सब ने तालाब बनाए थे और सड़कों के किनारे फलदार पौधे लगाए जाते थे। सब आम, इमली, बहुए वृक्ष लगते थे। आज स्थितियां वो नहीं है। मुझे लगता है इन सबको लेके जब तक एक कंसोलिडेटेड हमारा तौर तरीका नहीं हुआ, तब तक चीजें नहीं होंगी। जी बिल्कुल। लेकिन शिव अनुराग जी, अभी जिस तरह से नर्मदा अपने रौद्र रूप पर है, अगर इससे भी भयानक रूप होता है तब क्या हालात होंगे? उस स्थिति को सरकार या किस तरह से कंट्रोल कर पाएगी?
देखिए, जब तक रेत माफिया काम करेगा, जंगल माफिया करेगा, तब तक हम हर साल बातें करते रहेंगे। हुजूर 50-50 पोकलैंड मशीनें नदी में उतार दी जाती है, नर्मदा जी का सीना छलनी कर दिया जाता है, लेकिन नर्मदा जी भी बदला लेना जानती हैं। कई पोकलैंड मशीनें पानी में फंस गई हैं, अभी भी कई जगह से फोटो आए थे। भर बरसात में रेत नहीं निकाली जाती है, लेकिन नदियों 50-50 बड़ी मशीनें उतार के, पनडुब्बियों उतार के रेत निकाली जाती है। सरकार की मिली भगत से होता है, तंत्र की मिली भगत से होता है, प्रतिपक्ष की मिली भगत से होता है, मीडिया की मिली भगत से होता है, सबकी मिली भगत से होता है। तो वही तो मेरा सवाल है कि अगर आप कह रहे हैं कि रेत माफिया जब तक सक्रिय रहेंगे, 15 साल से ज्यादा से भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में सक्रिय है, क्यों रेत माफियाओं पर लगाम नहीं लग पाई, क्यों खनन होता रहा? देखिए भानु जी, एक इस सिरे से उस सिरे तक सब सरीके जुर्म है, ना ये बरी है ना वो बरी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिव अनुराग जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो बता दें कि बारिश, बाढ़ और बर्बादी यही आलम है सभी राज्यों में, हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। लोग मजबूर हो गए हैं पानी में रहने के लिए। जिन सड़कों पर वाहन दौड़ा करते थे, आज उन सड़कों पर नाव दौड़ रही है, लोगों का रेस्क्यू करना पड़ रहा है, बच्चों को बचाया जा रहा है। बाढ़ इतनी भयानक हो गई है कि लोगों का जनजीवन अब प्रभावित होने लगा है। फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।